वेलकम दोस्तों। आज हम आपको एक शानदार फिल्म कंगुआ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। सबसे पहले आपको कंगुआ का मतलब समझा दें। उसका मतलब होता है जिसके पास आग की शक्ति हो। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार सूर्या ने अपने दमदार अभिनय से जान डाल दी है, जबकि विलन के रोल में बॉबी देओल ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें, विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का काम बिल्कुल शानदार है। इसके अलावा सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह कहानी आपको एक प्राचीन युद्धकाल की दुनिया में ले जाएगी जिसमें भरपूर एक्शन और ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिना समय गंवाए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को अब शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रूसी प्राइवेट लैब से, जहां बच्चों पर खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं। उनकी हड्डियों के बोन मैरो और न्यूरल सिस्टम पर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कुछ बेहद हाईटेक टेस्ट हो रहा है। इन प्रयोगों के दौरान बच्चों को काफी दर्द झेलना पड़ता है। इन्हीं में से एक बच्चा लैब से भाग निकलता है और तभी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो जाता है। रूसी सैनिक उस बच्चे को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इसके बाद कहानी हमें गोवा ले जाती है, जहां हम फ्रांसिस नाम के एक बाउंटी हंटर से मिलते हैं। फ्रांसिस और उसका साथी पुलिस के लिए नहीं बल्कि अपने पैसों के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स और डॉन्स को पकड़ते हैं। गोवा पुलिस कमिश्नर ने उन्हें डिसूजा नाम के अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। फ्रांसिस सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसके लिए इमोशंस या दर्द जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती है। फ्रांसिस डिसूजा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब वही बच्चा जो रूसी लैब से भागा था फ्रांसिस से मिलता है। जैसे ही फ्रांसिस उस बच्चे को देखता है, उसे अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें और फ्लैशबैक दिखाई देता है, मानो उनका कोई पुनर्जन्म का कनेक्शन हो। फ्रांसिस उस बच्चे को वहां अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ले आता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। जैसे ही फ्रांसिस उस बच्चे को साथ लाता है, डिसूजा के गुर्गे और रूसी माफिया जो पहले से उस बच्चे के पीछे पड़े थे, उनका पीछा करते हुए आ धमकते हैं। वे हेलीपैड से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें फ्रांसिस भी घायल हो जाता है। लेकिन उसका मकसद फ्रांसिस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को पकड़ना है। इन गुर्गों ने न केवल भारी मात्रा में गोलियां चलाई, बल्कि रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल किया था। आखिरकार इस बच्चे में ऐसा कौन सा राज छिपा है? बच्चे के गले में पट्टा डालकर उसे हाई सिक्योरिटी हेलीपैड पर ले जाया जाता है। फ्रांसिस उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्या वह सफल हो पाएगा? यह राज जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और हमें बताइए कि कहानी का कौन सा मोड़ आप सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां घटनाएं सीधे प्राचीन काल से शुरू होती हैं। दृश्य खुलता है समुद्र में चल रही खतरनाक तूफानी हवाओं और जहाजों के साथ। इन जहाजों में रोमन राजा मौजूद है, जो भारत के एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां 5 द्वीपों का समूह है। वह इन 5 द्वीपों में से एक को अपने सैनिकों का बेस बनाने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चाहता है। इन द्वीपों के बारे में बताया जाता है कि हर द्वीप की अपनी एक अनूठी विशेषताएं हैं। इनमें से एक द्वीप में मक्कारताई नाम की एक जनजाति रहती है, जो जड़ी बूटियों के जरिए लोगों को चमत्कारी तरीकों से ठीक कर देती है। इस बीच हम मियां सेन नाम के एक बंजारे से मिलते हैं, जिसका 5 गांव में आना जाना होता है। मियां सेन सिर्फ पैसों से मतलब रखने वाला व्यक्ति है और रोमन राजा उसकी इसी खासियत का फायदा उठाने की योजना बनाता है। मियां सेन रोमन राजा को आश्वासन देता है कि वह अपनी चालाकी और कौशल से इन जनजातियों को झुका सकता है। वह कहता है, बस एक जनजाति को चुनिए, हम उसे तोड़कर आपकी सत्ता स्थापित कर देंगे। अब बताइए कौन सा द्वीप चाहिए? रोमन राजा फैसला करता है कि उसे पेरू माची चाहिए। मियां सेन इसके लिए गेरुआ नाम का एक व्यक्ति को बुलाता है, जो पेरू माची का निवासी है और राजा का खासम खास है। रुआ पर पेचूमाची के राजा को पूरी तरह भरोसा है, लेकिन रुआ साफ कहता है, जब तक पेरूमाची का राजा और उसका बेटा जिंदा है, तब तक यह काम आसान नहीं होगा। हमें रणनीति से काम लेना होगा। हर पहलवान योद्धा को मारना होगा और अंत में राजा के बेटे को खत्म करना होगा। तभी हम पेरूमाची को अपने अधीन कर पाएंगे। यहीं से एक खतरनाक साजिश की शुरुआत होती है। रुआ और मियां सेन मिलकर पेरूमाची के खिलाफ योजना बनाते हैं। रोमन राजा उनसे कहता है, हर योद्धा के बदले तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और यह साबित करने के लिए कि तुमने कितने योद्धाओं को मारा है, हर एक योद्धा का दाहिना हाथ मुझे काट कर लाना होगा। दोनों इस बात पर सहमति जताते हैं। इसके बाद रुआ और मियां सेन पेरूमाची गांव पहुंचते हैं। रुआ के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी हैं, जो हर कदम पर उसके साथ रहते हैं। खास तौर पर उसका बेटा, जो उसे बेहद प्यार करता है और जहां भी रुआ जाता है उसके साथ जाता रहता है। गांव पहुंचते ही रुआ और मियां सेन राजा से बातचीत शुरू कर देते हैं। वे राजा को यह यकीन दिलाते हैं कि रोमन राजा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंपा है। इसके बदले उन्हें भरपूर सोना, अनाज और अन्य संसाधन मिलेंगे। योजना यह होती है कि पेरूमाची के लोग रोमन राजा के लिए जहाज बनाएंगे। राजा लालच में आकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। रुआ इस काम के लिए 100 मजबूत जवानों की मांग करता है,
जो जल्द से जल्द जहाज बनाने का काम शुरू कर सकें। राजा इस पर सहमत हो जाता है और 100 लोगों को उनके साथ भेज देता है। लेकिन रुआ और मियासेन की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी में उनकी असली मंशा और खतरनाक योजना का खुलासा होता है, जिससे पेरूमाची के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, गेरुआ जब 100 लोगों को लेकर जा रहा होता है, उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भी यात्रा में शामिल होते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता दिखता है। गेरुआ अपनी पत्नी और बेटे से कहता है, इसे दफना दो, हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। लेकिन गेरुआ उन 100 लोगों को अपने साथ ले जाता है और अपनी साजिश के तहत उन्हें मौत के घाट उतार देता है। हर एक योद्धा को मारने के बाद गेरुआ उनका दाहिना हाथ काटता है और सबूत के तौर पर इसे नदी में बहा देता है। रोमन राजा इन हाथों को देखकर अस्वस्थ हो जाता है कि गेरुआ का प्लान काम कर रहा है। गेरुआ यह समझता है कि वह धीरे धीरे पेरूमाची के लोगों को झुका सकता है। इसी रणनीति के तहत वह और जवानों को गांव से बाहर ले जाने की योजना बनाता है। हर बार वह रोमन राजा और अपने आदमियों के साथ मिलकर इन योद्धाओं को खत्म करता है और बदले में स्वर्ण मुद्राएं पाता है। दूसरी बार गेरुआ फिर से राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि अधिक मजबूत जहाज बनाने के लिए और 100 लोगों की जरूरत होगी। राजा इस बार भी उनकी बात मान लेता है और 100 लोगों को उसके साथ भेज देता है। लेकिन इस बार जब गेरुआ इन योद्धाओं को मारने की योजना बनाता है तो एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। उन 100 लोगों में से एक व्यक्ति अचानक चिल्लाता है और कहता है, कोई आगे नहीं जाएगा। वह अपने कटे हुए हाथ को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वह पहली बार के 100 लोगों में से था। उसने अपने हाथ को खुद काटकर यह साबित किया था कि वह मर चुका है, लेकिन वह असल में बच गया था। वह तुरंत भागकर राजा के पास पहुंचता है और गेरुआ की साजिश का पूरा खुलासा करता है। यह सुनकर गेरुआ भी भीतर से घबरा जाता है। इसी दौरान जंगल में एक नाम की गूंज सुनाई देती है, कंगुआ। यह नाम किसी और का नहीं बल्कि पेरूमाची के राजा के बेटे का है। उधर हम देखते हैं कि रोमन सैनिक और गेरुआ के लोग गांव पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन तभी कंगुआ की धमाकेदार एंट्री होती है। इस योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं मेगा स्टार सूर्या। उनकी एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा माहौल बाहुबली जैसा महसूस होता है। सूर्या का लुक, मेकअप और बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से परफेक्ट है। यह दृश्य आपको प्राचीन युद्ध काल की महाकाव्य फिल्मों जैसी याद दिलाती है। उनकी एंट्री में जो प्रभाव है वह दर्शक को बांध कर रखता है। कहानी के फिर मुख्य घटनाक्रम पर लौटते हैं। कंगुआ की उपस्थिति मात्र से दुश्मनों की रूह कांपने लगती है। कंगुआ एक निडर योद्धा है जो किसी को भी बख्शता नहीं है। यही वजह है कि इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए जितने भी प्रयास हुए सभी नाकाम रहे। कंगुआ ने उन सभी दुश्मनों को मार गिराया था। इसके बाद कंगुआ एक एक करके दुश्मनों का सफाया करना शुरू करता है। फाइटिंग सीक्वेंस इतने जबरदस्त हैं कि आपको 300 जैसी फिल्मों का एहसास कराएंगे। कंगुआ की क्रूरता और ताकत पूरे युद्ध को एक अलग स्तर पर ले जाती है। अंत में कंगुआ गेरुआ को पकड़ लेता है और उसका दाहिना हाथ काट देता है। लेकिन वह उसे मारता नहीं बल्कि जीवित छोड़कर गांव के सामने ले आता है ताकि उसकी साजिश का सच सबके सामने आए। गेरुआ की पत्नी और बेटे को उसकी इस करतूत के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसका बेटा अपने पिता के इस सच को देखकर रोता और बिलखता है, क्योंकि उसने अपने पिता को हमेशा एक आदर्श समझा था। इस भावनात्मक और शक्तिशाली क्लाइमैक्स के साथ कंगुआ का किरदार एक नायक के रूप में उभरता है, जो न केवल अपने लोगों की रक्षा करता है बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर अपनी छवि को अमर बना देता है। कहानी एक और दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब गेरुआ को कंगुआ गांव के सामने लेकर आता है और उसकी साजिश का पर्दाफाश करता है, तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाता है। गुस्साए गांव वाले और राजा चाहते हैं कि गेरुआ को उसकी पत्नी और बच्चे सहित जड़ से खत्म कर दिया जाए। उनका मानना है कि गेरुआ की लालच सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की कमजोरी है। लेकिन कंगुआ इस फैसले से सहमत नहीं होता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि अपराध की सजा सिर्फ दोषी को ही दी जानी चाहिए। वह कहता है, लालच पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता। हालांकि गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तभी गेरुआ की पत्नी अपने बेटे के साथ कंगुआ के सामने आती है और गिड़गिड़ाते हुए कंगुआ से अपने बेटे की जान की भीख मांगती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ तय हो, गेरुआ की पत्नी अपने पति के साथ आग में कूद जाती है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक और झकझोर देने वाला होता है। गेरुआ का बेटा, जिसने अपने पिता से बेइंतहा प्यार किया था, अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को जलते हुए देखता है। इस दर्दनाक पल ने उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे कंगुआ के हाथों में सौंप दिया था, लेकिन अब उसके दिल में कंगुआ के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसका इरादा साफ था, सही वक्त पर कंगुआ से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना, लेकिन फिलहाल वह इंतजार करता है। दूसरी ओर कंगुआ पेरूमाची के लोगों को रोमन राजा और गेरुआ के अन्य षड्यंत्रों से बचाने में सफल रहता है। वह समय पर पहुंचकर सभी दुश्मनों का सफाया कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मियासेन, जो अब भी जीवित है, कंगुआ और पेरूमाची को झुकाने के लिए एक नई योजना बनाता है। मियासेन और रोमन राजा पेरूमाची के खिलाफ अपनी आखिरी चाल चलने के लिए आरती नामक एक खौफनाक जगह पर जाते हैं। आरती वह भूमि है जो रक्त और हिंसा से लथपथ है। वहां का राजा, जिसे केवल आरती के नाम से जाना जाता है,
एक डरावना योद्धा है। उसका शरीर कंकालों से सजा हुआ है और उसका रूप देखकर कोई भी सहम जाए। इस खतरनाक किरदार को बॉबी देओल ने निभाया है और उनका लुक और अभिनय इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण बन जाता है। उनका चरित्र बाहुबली के कालकेय से भी अधिक डरावना और खौफनाक प्रतीत होता है। रोमन राजा और मिया सेन आरती को पेरूमाची पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। वे उसे सोने और खाने का लालच दे देते हैं और एक शर्त रखते हैं कि अगर वह कंगुआ को मार गिराएगा और पेरूमाची को झुका देगा तो उसे पेरूमाची का पूरा क्षेत्र सौंप दिया जाएगा। आरती, जो खून और हिंसा का भूखा है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। साथ ही पेरूमाची और आरती के समुदायों के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी को भी हवा दी जाती है। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जहां आरती और कंगुआ के बीच का संघर्ष तय करेगा कि पेरूमाची का भविष्य क्या होगा। आगे क्या होगा? क्या कंगुआ आरती और रोमन राजा की साजिशों को खत्म कर पाएगा या फिर आरती का खौफ पेरूमाची को खत्म कर देगा? इस महाकाव्य लड़ाई का क्लाइमेक्स देखने लायक होगा, जिसमें एक तरफ कंगुआ की निडरता, दूसरी तरफ आरती की निर्दयता का सामना होगा। फिर कहानी हमें आरती की ओर ले जाती है, जो खुद लड़ने नहीं जाता बल्कि अपने दो सूरवीर बेटों को कंगुआ और उसके लोगों को खत्म करने के लिए भेजता है। आरती के बेटे कंगुआ के कुछ लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कंगुआ को मारना उनके बस की बात नहीं होती। कंगुआ अपने कौशल और पराक्रम से दोनों को मौत के घाट उतार देता है। इस बीच गेरुआ का बेटा मौका पाकर कंगुआ पर हमला कर देता है। कंगुआ तुरंत समझ जाता है कि उस लड़के के दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। आखिर कंगुआ ने ही उसके पिता को मारा था, लेकिन कंगुआ का दिल बड़ा था। उसने उस लड़के पर पलट कर हमला नहीं किया और न ही उसके प्रति किसी तरह की नाराजगी दिखाई। उसने उस लड़के को हमेशा एक बच्चे की तरह पाला था, उसे हथियारों का प्रशिक्षण दिया था और शिक्षा दी थी। कंगुआ उसकी भावनाओं को समझ सकता था, इसलिए उसने लड़के से वादा लिया कि वह अपनी प्रतिशोध की इच्छा को थोड़ी देर के लिए रोक दे। कंगुआ ने कहा, तुम्हारे हाथों ही मेरी मौत होगी, लेकिन पहले हमें आरती और रोमन लोगों को हराना होगा। लड़के ने यह शर्त मान ली क्योंकि उसे अपना बदला चाहिए था। जब कंगुआ उस लड़के को वापस कबीले में लाता है तो कबीले के लोग और कंगुआ के पिता उस लड़के को मौत की सजा सुनाने की मांग करते हैं। उनका कहना था कि उसने कंगुआ पर हमला किया और इस अपराध की सजा मौत ही होनी चाहिए, लेकिन कंगुआ इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मैंने उसकी मां से वादा किया था कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। कबीले के बुजुर्ग और उसके पिता सजा बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। वे कहते हैं, हम उसे मौत नहीं देंगे बल्कि काले जंगल में अकेला छोड़ देंगे। वहां अगर वह बचा तो उसकी किस्मत, वरना जंगल ही उसे सजा देगा। इस पर कंगुआ कहता है, अगर वह जंगल जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और इस तरह कंगुआ उस लड़के के साथ जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ आरती अपने बेटों की मौत से आग बबूला हो चुका था। उसकी परंपरा के अनुसार जब तक गिद्ध मरे हुए लोगों का मांस नहीं खाते उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन गिद्ध उसके बेटों के शवों को छूने तक नहीं आ रहे थे। इस अपमान ने आरती को और भड़का दिया। तभी रोमन राजा और मिया सेन आरती के पास आते हैं और कहते हैं, तुमसे यह काम नहीं होगा, कंगुआ को मारने के लिए हमें ही कुछ करना होगा, हमारा सोना हमें वापस दे दो। आरती इस अपमान को सहन नहीं कर पाता और गुस्से में रोमन सैनिकों को मार देता है। वह कसम खाता है, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, कंगुआ को खत्म करना। मेरे बेटों को मोक्ष तभी मिलेगी जब गिद्ध उनके मांस को खाएंगे, और यह तभी होगा जब कंगुआ की हार होगी। उधर काले जंगल में कंगुआ और गेरुआ के बेटे के बीच धीरे धीरे दूरियां कम होने लगती हैं। लड़के को एहसास होता है कि कंगुआ ने उसके पिता को सिर्फ कबीले के लिए न्याय के तहत सजा दी थी। धीरे धीरे उसकी नफरत नरमी में बदलने लगती है। इसी बीच पेरूमाची की महिलाएं जड़ी बूटियां लेने बर्फीले जंगल जाती हैं। वहां आरती के लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं और पूछते हैं, कंगुआ कहाँ है। उन्हें पता चल चुका था कि कंगुआ कबीले में नहीं है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि कंगुआ ने अपने कबीले की महिलाओं और बच्चों को भी योद्धा बनने की शिक्षा दी थी। इन महिलाओं ने आरती के सैनिकों का डटकर सामना किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह दृश्य न सिर्फ कबीले की ताकत को दिखाता है, बल्कि कंगुआ की दूरदर्शिता और नेतृत्व को भी साबित करता है। दूसरी ओर कहानी आरती की ओर मुड़ती है, जो अपने सैनिकों की लगातार हो रही मौतों से बुरी तरह बौखला चुका था। इस गुस्से में वह सीधे पेरूमाची कबीले पर हमला कर देता है। उस समय कंगुआ काले जंगल में होता है और कबीले को बचाने के लिए वहां नहीं पहुंच पाता। इस हमले में आरती कंगुआ के पिता, जो कबीले के राजा भी थे, उनको बेरहमी से मार देता है। कंगुआ जब काले जंगल से लौटकर अपने पिता की मौत की खबर सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग सुलगने लगती है। वह ठान लेता है कि आरती के खून से अपना बदला पूरा करेगा। कंगुआ पेरूमाची लौटता है और वहां आरती के सभी सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद कंगुआ और आरती का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यास से जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं। लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि आरती अपने बचाव के लिए गेरुआ के बेटे को ढाल बना लेता है। कंगुआ, जिसने गेरुआ के बेटे को अपनी संतान की तरह पाला था और उसकी रक्षा का वचन भी दिया था, उसे कुछ नहीं होने देना चाहता। इस दौरान गेरुआ के बेटे को भी एहसास होता है कि कंगुआ उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। वह कंगुआ को पहली बार बाबा कहकर पुकारता है। आरती के हाथों अपनी जान को जोखिम में देखकर गेरुआ का बेटा एक बड़ा बलिदान करता है
वह अपनी जान देकर कंगुआ को मौका देता है कि वह आरती को हराकर कबीले को बचा सके। गेरुआ के बेटे के बलिदान से कंगुआ अंदर तक टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा और भी खतरनाक रूप ले लेता है। वह मानो एक जानलेवा तलवार बन चुका था। कंगुआ आरती को बेहद बेरहमी से मारता है और आरती के शरीर के हर हिस्से को नोच नोच कर काट डालता है। कंगुआ का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। वह इस खून को अपने शरीर पर ऐसे मलता है जैसे यह उसका बदला है और उसकी विजय का प्रतीक हो। यह दृश्य एक भयंकर नरसंहार जैसा लगता है जो कबीले की रक्षा और न्याय के लिए किया गया था। दूसरी ओर कहानी वर्तमान समय में लौटती है। हम देखते हैं कि फ्रांसिस और उसकी टीम एक बच्चे का पीछा कर रही होती है, जिसे पकड़कर किसी अज्ञात प्रयोग के लिए ले जाया जा रहा है। पीछा करते करते वे एक पोर्ट एरिया पर पहुंचते हैं जहां हर कंटेनर की तलाशी ली जाती है। एक कंटेनर के अंदर वे उस बच्चे को देखते हैं जिसके सिर पर अजीबोगरीब प्रयोग हो रहा होता है। फ्रांसिस उस कंटेनर तक पहुंचता है और वहां के सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान कंटेनर हवा में उठने लगता है। फ्रांसिस किसी तरह लड़ते लड़ते उस बच्चे को बचा लेता है। बच्चे को देखकर फ्रांसिस के दिमाग में फ्लैशबैक आने लगता है। उसे अपने पुनर्जन्म और पिछले जीवन की यादें सताने लगती हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि गेरुआ का बेटा ही है जिसने पुनर्जन्म लिया है। कहानी फिर से आरती के कबीले पर लौटती है, जहां उसकी मौत के बाद कबीला अपने नए भविष्य की ओर बढ़ रहा होता है। और जैसे ही कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, हम एक दिलचस्प मोड़ देखते हैं। आरती को अग्नि देने के लिए उसका बेटा, जो अब अपाहिज हो चुका है, आगे आता है, लेकिन ठीक उसी समय उसका एक और बेटा, जो एक दासी से पैदा हुआ था, वहां आता है। यह बेटा अपने भीतर भयंकर गुस्से और प्रतिशोध की आग लिए हुए होता है। वह सबके सामने ऐलान करता है कि उसका जीवन अब केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित है, कंगुआ को मौत के घाट उतारने के लिए। दूसरी ओर हम वर्तमान समय में लौटते हैं। फ्रांसिस जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका फोटो खींच लिया जाता है और डेटा एनालिसिस सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। यहीं पर हमें एक रहस्यमय शख्स दिखाया जाता है जो बच्चे को देखकर उसे कंगुआ कहकर पुकारता है। अब यह सवाल यह उठता है कि यह बच्चा कौन है? क्या फ्रांसिस ने इस बच्चे को ढूंढा या वास्तव में यह बच्चा खुद फ्रांसिस को खोज रहा था? फिल्म के अंत में यह साफ हो जाता है कि बच्चे में असाधारण शक्तियां हैं। वह मेटल की हर चीज को हवा में उछाल सकता है और उसके पास एक ऐसी ताकतें हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। वहीं फ्रांसिस अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है कि इस बच्चे को देखकर उसे अपने पुराने जीवन के दृश्य याद आ रहे हैं। वह एक योद्धा के रूप में खुद को देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन अपने साथ कई सवाल और रहस्य छोड़ जाती है। यह बच्चे की शक्तियां कहां से आईं? कंगुआ और यह बच्चा कैसे जुड़े हुए हैं? वैज्ञानिक कैसे कंगुआ के बारे में जानता है? और फ्रांसिस को अपने अतीत की यादें इतने लंबे समय के बाद क्यों आ रही है? यह सब रहस्य कहानी को और गहराई देता है। संभव है कि अगर यह फिल्म हिट होती है तो इसका सीक्वल या पार्ट 2 जरूर बनेगा जो इन सवालों के जवाब देगा। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ।